गुड मॉर्निंग। मैं मोहित कटारिया स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हम आपको गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ा रहे थे, गॉस लॉ एप्लीकेशन पढ़ा रहे थे, जिसमें लास्ट टॉपिक हमने आपको कराया था किसी गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये लास्ट टॉपिक हमने आपको कराया था, जिस पर हमने तीन स्थिति पर बात करी थी। नंबर 1, कोष के बाहर। नंबर 2 बात करी थी हमने पृष्ठ पर। और नंबर 3 बात करी थी कोष के भीतर। तो 3 कंडीशन हमने उसमें निकाली थी। हमने बताया था कि अगर कोई बिंदु बार है कोष के, तो वहाँ पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगर उस गोलीय कोष के पृष्ठ पर है तो वहाँ पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और लास्ट हमने बताया था कि अंदर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और अंदर जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई थी वो कितनी आई थी? 0, क्योंकि अंदर कोई भी आवेश नहीं था। जब आवेश नहीं था तो विद्युत क्षेत्र भी नहीं था, विद्युत क्षेत्र नहीं था तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं थी। तो उससे आगे आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन 100% बनता है। इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है और ये डेरिवेशन भी बनता है। इसको आप अच्छे से समझेंगे, कम से कम ये 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इस बार इस पर्सन के आने के यूपी बोर्ड में चांस है। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे। बहुत ही आसान है, जैसे हमने गोलीय कोष का करा था ठीक उसी तरह से है। ज़्यादा इसमें आपको, अगर आपने गोलीय कोष का अच्छी तरह से समझा होगा तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बस यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखते हैं कि एक समान आवेशित अचालक गोला, क्या है? अचालक गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है? निकालनी है। ठीक है, गोला है हमारे पास। जो गोला होता है वो अंदर से ठोस होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई बिल्कुल ठोस चीज़ जो गोल हो वो क्या कहलाती है? गोला कहलाती है। ठीक है, अंदर से बिल्कुल क्या होता है? ठोस होता है। इसका केंद्र यहाँ पर O है और इस गोले की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। तो इस गोले के हमें 3 स्थिति बनती है और इस गोले को Q+Q आवेश दिया गया है अंदर, और इसके एक समान रूप से सारी जगह पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है, यानी हर जगह पर ये क्या है? इसमें आवेश है। ठीक है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है, तो वही हमें निकालना है। उसी तरीके से हम इसकी भी 3 स्थिति पर बात करेंगे, एक गोले के बाहर और एक गोले के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक गोला है R त्रिज्या का। ठीक है, इस पर +Q आवेश दे रखा है और इसके बाहर कोई एक, हम गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं? रचना करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्योंकि ये किसने मानी थी? गॉस ने मानी थी। उनके नाम पर इसे हम क्या बोलते हैं? गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। और इसके केंद्र से जो दूरी है वो r है, और यहाँ पर एक बिंदु P है, और यहाँ पर एक हम छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे dA वेक्टर। चूँकि विद्युत क्षेत्र +Q आवेश एक समान से वितरित हैं, तो हर दिशा में जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा? समान होगा। यानी इधर भी कहीं पर भी हम देखें तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? समान होगा। और किस दिशा में होगा? हमेशा बाहर की ओर। इधर भी बाहर की ओर, हर जगह पर कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो ये चित्र मैंने इधर बना रखा है, इसको आप समझेंगे कि एक स्मॉल कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र O है, जिसे +Q आवेश दिया गया है। आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से फैला हुआ है। और हमें इस गोले की 3 स्थिति पर विचार करेंगे
जहाँ पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य बिंदु पर। तो इसके लिए हम उसी गोले के केंद्र को केंद्र मानकर के स्मॉल आर त्रिज्या का बिंदु पी से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ यही हमें इसमें थ्योरी भी लिखनी है। और उस बिंदु पी पर एक छोटा सा एलिमेंट डी ए ले लेते हैं जिसकी दिशा बाहर की ओर है। और वैद्युत क्षेत्र, चूंकि आवेश समान रूप से एक समान है, तो वैद्युत क्षेत्र प्रत्येक दिशा में क्या होगा, समान होगा। और किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा हर दिशा में। तो यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर दिखा रखा हमने, बाहर की ओर ही दिखा रखा है। चूंकि वैद्युत क्षेत्र भी इस दिशा में है, क्षेत्रफल वेक्टर भी उसी दिशा में है, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और इस छोटे से एलिमेंट डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, डी फाई ई होगा। और किसके बराबर होगा, डी फाई किसके बराबर होगा, ई इंटू डी ए के वेक्टर। इसका वेक्टर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, डी ए आ जाएगा कोस थीटा, क्योंकि ये वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट खुलेगा इनके बीच में, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट कैसे खुलता है, ई इंटू डी ए कोस थीटा। थीटा का मान कितना है, 0, तो यहाँ पे कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो हमारे पास क्या बचेगा, ई इंटू डी ए बचेगा। अब ये तो छोटे से के कारण है। अगर हमें पूरे के कारण निकालना हो, अगर इस पूरे पृष्ठ के कारण निकालना हो, ये तो हमने इतने से के कारण निकाला, अभी जो ये निकाला हमने सिर्फ इतने के कारण निकालना। अगर हमें इस पूरे के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो तब वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा डी फाई ई बराबर हमारा कितना आ गया था, ई हमारा आ गया था ई इंटू डी ए। अगर हमें पूरे के कारण निकालना है तो हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन। मैंने बता रखा है जब डी हो और समाकलन का चिन्ह हो तो इसको कैंसिल कर देता है, कितना बचता है, केवल 5 बचता है। ई यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी ए बचेगा। डी ए क्या है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें पता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये क्या है, फाई का मान आ गया। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फाई का भी हमने मान कितना निकाला, फाई का मान हमने निकाला ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों की तुलना करा देंगे, ई का मान निकाल लेंगे। ई का मान जो निकल के आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये डेरिवेशन था, तो ये मैंने करके दिखा रखा है, मैंने आपको समझाया है कैसे निकालते हैं। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि माना कि आर त्रिज्या का एक विलगित, विलगित कहते हैं आवेशित को ही, किसको कहते हैं, आवेशित को ही कहते हैं, अचालक गोला है। अचालक गोला, अचालक गोला, अचालक का मीनिंग होता है जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, धारा क्या नहीं होती, प्रवाहित नहीं होती, वो क्या कहलाता है, अचालक कहलाता है। गोला है जिसके संपूर्ण आयतन में आवेश प्लस क्यू एक समान रूप से वितरित है। यानी इस गोले के जितना भी आयतन है, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, आवेश क्या एक समान रूप से वितरित है। हमें इस गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ तथा गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्य बिंदु पर। तो थ्योरी कैसे लिखेंगे, माना कि आवेशित गोले के केंद्र स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जो मैंने अभी आपको बताया है। ये यहाँ पर बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यानी यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु पी से गुजरने वाला स्मॉल आर त्रिज्या का सकेंद्रीय, सकेंद्रीय का मीनिंग है कि जो गोले का केंद्र था उसी गोले के केंद्र को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो बिंदु पी से होकर जाता है, जो हमने यहाँ पर आपको ये डॉटेड करके दिखा रखा है। इसको आप अच्छे से बनाएंगे, डॉटेड गोल बिल्कुल, ठीक है, खींचते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। आवेश वितरण समिति के
के परिणाम स्वरूप गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण E समान होगा तथा दिशा हमेशा कहाँ होगी, बाहर की ओर ही होगी। यानी जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। हम गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA का विचार करते हैं। जो हमने वो छोटा सा क्षेत्रफल लिया था उसके बारे में बात कर रहे हैं, पर विचार करते हैं। इस अवयव पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों ही बाहर की ओर हैं, अतः उनके बीच का कोण क्या होगा, शून्य होगा। अतः dA क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये मैंने आपको करके अभी दिखा दिया। कितना आया था, d∅ कोस थीटा खुल जाएगा। कोस जीरो का मान है क्योंकि थीटा कितना है, 0 है, तो d∅ बराबर d आ जाएगा। अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना हो तो उसका क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो जब इसका समाकलन करेंगे तो ये d से इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल फाई बचेगा। d एज इट इज ई बार आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर dA बचेगा। और dA क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वो कितना होता है, 4πr²। तो फाई बराबर 4πr², समीकरण नंबर 1, अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया था। परंतु गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्या होता है, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। समीकरण 1 व 2 की क्या कर लेंगे, तुलना करने पर तो क्या होगा, E/4πr² इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को यहीं पर रखेंगे और 4π इंटू r² को अपॉन में भेज देंगे, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4π क्यू अपॉन r²। ये हमने पहले भी पढ़ा है। क्या है ये एक तरह से किसी बिंदु आवेश के कारण, क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कौन से चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में। सबसे पहले डेरिवेशन हमने यही किया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपको याद नहीं है तो आप फर्स्ट चैप्टर में इस डेरिवेशन को देख सकते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पता चलता है कि जो समस्त आवेश है वो कहाँ पर काम कर रहा है, गोले के केंद्र पर ही कार्य कर रहा है। तो ये समीकरण नंबर 3 मान लेंगे इसको। चूंकि गोला अचालक है अतः आवेश गोले के संपूर्ण आयतन में वितरित होगा। यदि आवेश का घनत्व कितना हो, रो हो, तो तब रो बराबर क्यू अपॉन वी बताया था। आयतन आवेश घनत्व बताया था क्या, रो बराबर क्यू अपॉन वी बताया था। बस यहाँ वी को चेंज कर, जो यहाँ पर नीचे जो राशि है उसको ही चेंज कर देंगे। अगर लंबाई है तो एल, क्षेत्रफल है ए है तो ए, और अगर आयतन है तो क्या आ जाएगा, रो बराबर क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा आयतन। ठीक है, तो यहाँ से रो क्यू एज इट इज, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। यहाँ से क्यू का मान निकाल लेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू का मान आ जाएगा 4/3 पाई r³ इंटू रो। यह मान समीकरण 3 में रख देंगे क्यू का यहाँ पर। तो यहाँ पर रखेंगे जब, तो ई बराबर होगा 1/4πε0 4πr³ इंटू रो अपॉन 3r²। तो यहाँ से 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ई बराबर रो अपॉन ε0 r³ 3r², समीकरण नंबर 4। तो यही समीकरण नंबर 3 व 4 अचालक आवेशित गोले के बाहर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, एक बात यहाँ पर नोट रखना, नोट करके लिख लेना। अगर गोला कहीं का होता, गोला क्या होता, चालक होता, चालक यानी जिसमें धारा प्रवाहित होती है, तो तब केवल समीकरण नंबर 3 ही गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यापक व्यंजक होता। कौन सा, इक्वेशन नंबर 3 ही क्या होता, ये वाला नहीं होता फिर। ठीक है, क्योंकि उसमें से, क्योंकि आवेश क्या है, फैल गया है, बाहर नहीं जा रहा है, वहीं पर ही स्थिर है। क्योंकि क्या, हमारा जो गोला है वो कैसा है, अचालक है। अगर चालक होता तो उसमें से
जो आवेश है वो क्या होता, प्रवाहित होता। तो तब वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये ना आके केवल कितनी आती, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी ये वाली आती, अगर गोला क्या होता, अगर गोला होता हमारा चालक। ठीक है, इस बात को आप क्या कर लेंगे, नोट करके रखेंगे। तो ये दोनों डेरिवेशन समीकरण 3-4 क्या है, अचालक आवेशित गोले के बाहर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हमें कहाँ पर निकालना है, गोले के पृष्ठ पर निकालना है। तो गोले के पृष्ठ पर निकालने के लिए जो बिंदु पी है उसे हम कहाँ ले आएंगे, उस आर त्रिज्या पर ले आएंगे। तो उस समय कैपिटल आर किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारी समीकरण नंबर 3 है और समीकरण नंबर 4 है, वहाँ पर जहाँ भी स्मॉल आर आपको दिखाई देगा वहाँ पर आपको कैपिटल आर रखना है। तो जब समीकरण 3 में कैपिटल आर रखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। सेम फॉर्मूला रहेगा, बस त्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगी। ठीक है, फिर आर बराबर कैपिटल आर समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो E बराबर ρ/ε0 r³ 3/r² हो जाएगा। 2 घाट से 2 घाट कट जाएगी, 1 बचेगी, तो E का मान आ जाएगा ρ/ε0 r/3। समीकरण नंबर 5 मान लेंगे इसको, समीकरण नंबर 6 मान लेंगे। तो हमने बाह्य बिंदु पर निकाल लिया, पृष्ठ पर निकाल लिया। अब हमें निकालना है आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए फिर से हम एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। यह हमारा कैपिटल आर त्रिज्या का है, गोला है। अब इसके अंदर हमने एक गॉसियन पृष्ठ निकाल लिया, मान लिया उसकी त्रिज्या हमने मान ली स्मॉल आर है। बिंदु पी है, उस पर एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया, जैसे हमने बाहर वाले पर लिया था। विद्युत क्षेत्र ई बाहर की ओर होगा, क्षेत्रफल वेक्टर भी बाहर की ओर होगा। तो जो हमने कहानी ऊपर लिखी थी वो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करेंगे आंतरिक बिंदु पर। तो माना कि बिंदु P गोले के भीतर केंद्रों से r दूरी पर है। हम पुनः P से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ऊपर दिए गए तर्कों के आधार पर, जो हमने ऊपर बताया है कि गोला है, आवेश कहाँ होगा, सारे आयतन में फैल जाएगा, यानी जो ऊपर बातें बताई गई है वो यहाँ पर भी लागू होगी। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उतना ही होगा जो हमने ऊपर निकाला था, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे। गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्यू डैश क्या लगा है, बस थोड़ी सी ये वाली बात यहाँ पर समझने की है, क्यू डैश क्यों लिया गया है। यहाँ पर देखो भाई, एक गोला है, फिर अंदर गोला है। इस वाले गोले पर आवेश कितना है, क्यू। अंदर वाले पर भी कुछ आवेश होगा, तो हमने इस वाले पर मान लिया क्यू, और जो अंदर ये हमने गॉसियन पृष्ठ खींचा इस पर मान लिया क्यू डैश। बस इतना अंतर है कि क्यू डैश आवेश क्यू का वह भाग है जो आर के बिंदु, यानी जितनी है आर त्रिज्या का कुछ ना कुछ आवेश तो घेरेगा ही इस क्यू पूरे आवेश में से, तो वही हमारा क्या है, क्यू डैश है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो क्यू डैश मान लेंगे, फिर से दोनों की तुलना करा देंगे। तुलना कराने पर ई का मान क्या निकल के आ जाएगा, ई का मान आ जाएगा 1/4πε0 क्यू डैश अपॉन r²। इसको समीकरण नंबर 7 मान लेंगे। चूंकि गोला अचालक है, एक समान रूप से आवेशित है, आवेश का आयतन घनत्व रो पूरे गोले में एक जैसा ही होगा। तो जो हमें आवेश घनत्व है क्यों, वो पूरे गोले में कैसा होगा, एक समान होगा। चाहे वो हमारा ये अंदर वाला गोला हो चाहे ये वाला गोला हो, दोनों के लिए आवेश घनत्व क्या होगा, समान होगा। तो अगर अंदर वाले के आवेश घनत्व की बात करें, रो बराबर कितना होगा, 4π/3 r³। जो हमारा पुराना गोला है, जो अंदर वाला है उसके लिए कितना होगा, रो बराबर क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई स्मॉल r³। ये भी रो के बराबर है, ये तो दोनों रो के बराबर हो गए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रो बराबर क्यू अपॉन 4/3 पाई r³ बराबर क्यू डैश 4/3 पाई r³। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो यहाँ से क्यू अपॉन r³ बराबर आ जाएगा क्यू डैश अपॉन r³। यहाँ से क्यू डैश का मान निकाल लेंगे, क्यू इंटू आर अपॉन इस कैपिटल आर की घात 3। यह मान समीकरण नंबर 7 में रख देंगे।
क्यू डैश की जगह पर यहाँ पर, तो क्यू डैश की जगह पर जब मान रखेंगे ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, दो घात से दो घात कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगी, तो ई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 क्यू आर अपॉन आर क्यूब, समीकरण नंबर 8। और फिर से क्यू बराबर 4/3 πr³ रो क्यूब, जो हमने समीकरण शुरू में ली थी, का मान समीकरण में पुनः 8 में रख देंगे, सोल्व करेंगे, 4 कैंसिल होके हमारे पास बचेगा ई बराबर रो अपॉन ε0 आर अपॉन 3। समीकरण 8 व 9 किसी गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, व्यंजक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, 5 नंबर का पूछा जाता है। तो जितनों ने अभी तक नहीं किया, पहले वीडियो नहीं देखी, वो पहली वीडियो देख के उसको समझे, फिर इसको करने की कोशिश करें। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, बस थोड़ा सा अगर आपको समझ में ना आए तो आप इस वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देख लेना, उससे चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको भेजना जो कक्षा 12 के छात्र हैं, जिससे उन सभी कक्षा 12 के छात्र का फ़ायदा हो सके जो बोर्ड में बैठने वाले हैं। क्योंकि लॉकडाउन है, पढ़ाई अभी इतनी स्कूल में हो नहीं रही है, तो सभी ऑनलाइन माध्यम से उन सभी दोस्तों को पास शेयर करना जिनसे कोई कक्षा 12 में छात्र है, वे इन वीडियो को देख सकें। उससे आप लोगों का फ़ायदा होगा, आपको दूसरे की हेल्प करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही।